कक्षा 6 अभ्यास 2A। इसमें सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है, तो हम पहले जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जो होती है 0 से लेके अनंत तक जो होती है सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो आपकी हो जाएगी 0। दूसरा जो प्रश्न दिया आपका है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। मतलब 0 से लेकर 7 तक सभी संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 7 तक पूरा अपना कर देंगे और इस सब में गैपिंग जो होगा 1 बराबर होगा। ठीक है, और तीसरा प्रश्न दिया है 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं बताइए। ठीक है, तो पहली और तीसरी का योगफल बराबर कितना है, 28 दिया हुआ है। तो बीच की संख्या बराबर 28/2 करेंगे, तो 2 से काटेंगे तो आपका 14 आएगा। 14 हो गया बीच संख्या। अब तीनों क्रमागत संख्या बराबर आपका, क्रमागत मतलब क्रम से, तो बीच की आपको पता है 14 दिया है, तो उसके एक पहले 13, 14 फिर 15 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है 3 क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या 39 है, तो तीनों संख्या बताइए। तो यहाँ पे हमने वहाँ पे निकाला हुआ था तीसरे प्रश्न में। अब चौथे प्रश्न में आपका ऑलरेडी जो है दिया हुआ है बीच की संख्या दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे तीनों संख्याएं बराबर 38, 39 और 40 हो जाएंगे। ठीक है, अब पांचवा जो प्रश्न दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह संख्या पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। ठीक है, तो हमने तो पहले पढ़ा यहाँ पे कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर अनंत तक है। तो यहाँ प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक होती है। तो उसने पूछा है कौन सी संख्या मिला देने पर वो संख्या पूर्ण संख्याओं का समूह हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पूर्ण संख्याओं का जो समूह है 0 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे हम 1 के पहले 0 लिख लेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अभ्यास 2B। तो इसमें जो है संख्या रेखा दिया हुआ है, उसको आपको बताना है जोड़ करके कितना आएगा। पहला प्रश्न आपका ये है। दूसरा में आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तीसरा आपका दिया है जोड़ दिया है और दूसरे साइड में खाली जगह दिया उसको भरना है। और चौथा आपका क्रम में बताना है, उसका उदाहरण लेकर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो शुरू करते हैं, मैंने इसका वहाँ पे चित्र बनाया हुआ है ऑलरेडी, देखो। तो देखिए, ये जो पहला देखा गया हुआ है कहाँ गया है, यहाँ से लेके यहाँ गया है, मतलब 4 पे गया है। तो लिखेंगे 4, फिर प्लस करेंगे, फिर कितने पे गया है, 9 पे। तो कितना का गया है, 1, 2, 3, 4, 5। तो मतलब यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 और प्लस 4 बराबर आपका 9 हो जाएगा। और पहले का दूसरा जो है, तो इसमें देखो 0 से 5 पे गया है, तो 5 हो जाएगा। प्लस अब देखो यहाँ कितना गया है, यहाँ पे से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, बराबर यहाँ पे 11। देखो अब इसका देख लो, यहाँ से गया 5 पे, 5 से गया 11 पे ना। तो इसका पूरा यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी, मतलब 5 और 6 को जोड़ करके 11 बनाया हुआ है। दूसरा जो दिया है, इसमें आपका नंबर दिया है, उसको आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो देखो इसमें दिया है 5 + 4 बराबर 9। तो हम पहले संख्या रेखा खींच लेंगे, बाकी यहाँ 0 शुरू करेंगे। पहले कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 तक जाएंगे। यहाँ से गए 5 तक, फिर यहाँ पे नीचे लाए, इसको मिला दिए यहाँ पे। फिर कितना गया है, 4 अंक। तो यहाँ से 4 अंक आगे जाएंगे, यहाँ से 1, 2, 3 और 4। फिर इसको यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ 9 पे मिला देंगे। अब एक पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, तो देखो हाँ देखो, तो हो गया ना ये 5 और प्लस 4, 5 और प्लस 4 बराबर 9 दिया है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, पूरा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा जो दिया है, तो इसमें दिया है 0 + 5 बराबर 5। ठीक है, तो हम 0 से सीधे लेके जाएंगे, 5 पे मिला के छोड़ देंगे। हो गया आपका ये आंसर। तीसरा जो प्रश्न दिया है आपका, इसमें दिया है 2 + 3 + 4 बराबर 9। तो सबसे पहले हम 2 पे जाएंगे, लेके जाएंगे 2 पे, 2 में फिर +3 करेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ से लेके जाएंगे 5 पे, 5
फिर प्लस प्लस यहाँ 4 किया है तो फिर 4 अंक और ले जाएंगे, 4 यहाँ पे। तो आपका जब टोटल आपस में जोड़ेंगे 2 + 3 + 4 तो आपका हो जाएगा टोटल 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें देखो आपको 2 अंक इसमें दिया है, इसमें खाली जगह छोड़ा है, इसमें 1 अंक दिया है। इसमें बताना क्या है आपको, देखो ये दोनों का आपस में जोड़ दिए इतना हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये संख्या यहाँ पे नहीं दिया है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। तो मतलब ये वाला अंक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जोड़ के हम दोनों के साइड के बराबर कर दिए, ठीक है। इसमें क्या दिया है 2889 में 0 जोड़ा है तो कितना आएगा, तो 2000 किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका मान उतना ही रहता है, तो यहाँ पे इतना बराबर इतना लिख देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो दिया हुआ है 2 34 4 56 7 89, फिर यहाँ पे 4 56 7 89 दिया हुआ है, ये स्थान आपको खाली है जो बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे इतना आ जाएगा, फिर ये इतना है, इसको जोड़ेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का आपस में जोड़ेंगे 1479 आ जाएगा, डब्बा बराबर इतना आ जाएगा। देखो इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो डब्बे का फिर बराबर आ जाएगा, इसको इसमें से इसको हटा देंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। और चौथा जो प्रश्न आपका दिया हुआ है पूर्ण संख्याओं के घटाने के लिए संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम 2-3 उदाहरण लेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है। तो चौथा आपका जो हो गया, मान लो हमने 5, ये पहला हो गया, -4 किया, ठीक है। 5 - 4 किया तो हमारा आंसर आया 1। अब 4 - 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1। तो देखो इसमें क्रम विनिमय नहीं लागू होता है, दिखा रहा है ना, देखो क्रम हमने उल्टा कर दिया तो यहाँ पे 1 + 1 - आ रहा है। इसी तरह एक और उदाहरण लेके देख लेंगे हम। यहाँ पे मान लो हमने 7 लिया, -4 किया तो बराबर आपका 3 आएगा, और 4 - 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा -3। इसी तरह से तीसरा हम लेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है 3 उदाहरण लेके इसको देखिए, ठीक है। तो मान लो हमने फिर 5 - 2 किया तो यहाँ पर 3 आएगा, 2 - 5 किया बराबर -3 आया। तो इसमें यह लागू होता है कि क्रम विनिमय में संख्याओं को घटाने से उसका क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। अब प्लस में लिख लेते हैं, तो हम जोड़ में लिख लेते हैं, जोड़ में। तो हम मान लो यही संख्या लेते हैं, 5 + 4 बराबर 9 होगा, और 4 + 5 बराबर 9 होगा। तो यह लागू होता है केवल जोड़ने में और घटाने में लागू नहीं होता है बच्चों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, तो आज शुरू करते हैं आपका अभ्यास 2 का C। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ नियम हैं वो जान लेते हैं, उसी के आधार पे जो अभ्यास है आपका उसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो हम पहले जानेंगे इसमें संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण में जिससे का अर्थ यह होता है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो वह संवरक प्रगुण कहलाता है। जैसे 3 पूर्ण संख्या है, 5 पूर्ण संख्या है, उसका गुणनफल 15, ये भी एक पूर्ण संख्या है। अब दूसरा है आपका क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण वह कहलाता है जैसे किसी 2 संख्याओं का गुणनफल जो संख्या प्राप्त होती है वह 2 संख्याओं को अगर हम उलट दें, मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या लिख दें, दूसरी संख्या को पहली संख्या लिख दें, तो वह क्रम विनिमय प्रगुण होता है। जैसे देखो 3 × 5 = 15, या फिर 5 × 3 = 15 लिखेंगे तो यह हो गया आपका क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरा जो आपका है आता है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण में क्या होता है, जैसे 3 संख्याएं आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि मान लो हमने 2 3 5 लिया गुणा करने के लिए। अब इसको चाहे हम ऐसे लिखें 2 कोष्टक में 3 × 5, ठीक है,
या फिर लिखें इसे 2 गुणे 3 और कोष्टक में 2 गुणे 3 फिर गुणे 5। चाहे इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, गुणा करने पर सबका आंसर एक ही आएगा। तो इसको कहते हैं साहचर्य प्रगुण। पहले दो संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे, फिर तीसरी संख्या गुणा करेंगे, या फिर पहले तीसरी और पहले का गुणा कर लेंगे, फिर बाद में दूसरी का करेंगे, ऐसा। ठीक है। अब आ गया वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण में जैसे अब तीन संख्या आपस में, मान लो ये तीनों आपस में गुणा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, दो संख्याओं को आपस में, मतलब एक संख्या को, पहली संख्या को लिख देंगे, उसके बाद गुणे कोष्टक में दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, इसको कहते हैं वितरण प्रगुण। तो देखो पहले हम इसका इसमें यहाँ पे गुणा करेंगे, फिर 3 का 5 में गुणा करेंगे, फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे, मतलब 3 3 का 9, 9 प्लस आपका 5 के 15, तो बराबर आपका हो गया 15 और 9 24। ठीक, ये आपका वितरण प्रगुण है। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो पहला जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसमें पूछा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन प्रक्रिया संक्रियाओं का के प्रगुण के आधार पर निम्नांकित कथनों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला जो प्रश्न दिया है इसमें देखो, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 आता है, और किसी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो उसका मान वही संख्या आती है। तो देखो इसमें क्या दिया है, 468 गुणे 0। 468 में अगर 0 को गुणा करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे। अब इसमें देखो क्या दिया है, 8 9 6 7 गुणे 5 4 3 2। तो इसमें बराबर करके लिखा है 5 4 3 2 और गुणा का निशान दिया हुआ है, बाद में यहाँ पे खाली स्थान भरने को बोला है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो क्रम विनिमय वाला नियम आ रहा है ना। देखो इसे इसका इसमें गुणा किया, फिर उसको उलट के यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। देखो यहाँ पे इसने सेम दिया है, ये फिर इसको पहले लिख दिया है, बाद में ये पहले लिख देंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा ये 8 9 7 और 6 हो जाएगा। ठीक है। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो मैंने बताया अभी आपको, किसी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो यहाँ पे वही संख्या हम लिख देंगे, इसका आपका आंसर हो जाएगा 8 9 7 और 3। आप चलते हैं पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न में दिया है निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखो इसमें कितना दिया है, 3 अंक दिया हुआ है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको पहले देखो हम सरल करने के लिए तो इसको और इसको यहाँ पे ले लेंगे, इसका मतलब क्रम बदल देंगे, मतलब यहाँ पे क्रम विनिमय नियम लागू हुआ। तो 4 गुणे 25 यहाँ पे लिखेंगे, फिर बाद में इसको लिख देंगे। अब देखो, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे और इसको बाद में ऐसे लिखेंगे। तो ये देखो साहचर्य का नियम का पालन कर रहा है, साहचर्य नियम का पालन कर रहा है ना, तो यहाँ पे साहचर्य लिखेंगे। अब इसको गुणा करेंगे, 25 चौके 100 गुणे 2 8 3 4, मतलब 2834। ठीक है। तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 2834 है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल प्राप्त पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। देखो अब ये दोनों पूर्ण संख्या हैं, आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, आपका यही आंसर है, ए यानी एस रहता है। देखो यहाँ पे संवरक प्रगुण हो गया। सेम इसी प्रकार इसको भी करेंगे, तो 5 गुणे पहले 8 कर लेंगे क्रम विनिमय, फिर दोनों को कोष्टक में लिख के गुणे 6 5 8 लिखेंगे, साहचर्य प्रगुण हो गया। फिर आपका आएगा 5 0 0 5 8 40, फिर आपस में गुणा करेंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरे का दूसरा। अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे प्रश्न का तीसरा देखेंगे। तो सेम उसी प्रकार हमने 25 और 40 को यहाँ पे लिया, और फिर यहाँ पे 4 4 8 3 7 लिखा हमने।
फिर इसको कोष्टक में आपस में लिखा, फिर इसको यहाँ पे लिखा। देखो यहाँ पे क्रम में प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, और यहाँ पे आपस में गुणा कर यहाँ पे संवरक प्रगुण। आपका आंसर ये हो गया। अब तीसरा जो दिया है प्रश्न, इसमें लिखा वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो हम इसको अब लिखा है यहाँ पे 487 गुणे 1008 लिखा है। तो हम इसको सरल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 7 8 यहाँ पे गुणा होगा, सॉरी लिखा नहीं, भूल गया, ठीक है। अब गुणे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सरल करने के लिए, ताकि गुणा करने में हमको आसानी हो। 1000 + 8 लिख सकते हैं, ठीक है। 1000 + 8 लिखें तो फिर 487 गुणे 1000 + 487 + गुणे 8। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे, यहाँ ये आएगा, इसका गुणा करेंगे इतना आएगा, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका ये आंसर है। तो इसमें जो आपका कौन सा प्रगुण लगा, इसमें देखो इसको आपस में जोड़े हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण हमने बताया था आपको, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वितरण प्रगुण, ठीक है। सेम उसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। तो हम देखो इसको भी 400 + 36 कर सकते थे, लेकिन ये आसान है। 1000 - 2 करेंगे तो आपका 998 आएगा। तो 1000 - 2 गुणे 436, दोनों का आपस में अलग अलग यहाँ गुणा करेंगे, और यहाँ पे देखो माइनस है तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, फिर यहाँ गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में यहाँ गुणा करेंगे, फिर माइनस करके आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखो हमने इसमें भी वितरण प्रगुण का प्रयोग किया। ये दोनों आपका जो है वितरण प्रगुण, इसको हमने वितरण प्रगुण से हल किया। क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है कि वितरण प्रगुण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा जो प्रश्न दिया हुआ इसमें दिया है आपका 6754 गुणे 94। तो 94 हम 90 + 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो गुणा करने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा कठिन लगेगा। तो हम लोग 100 - 6 कर देंगे, ठीक है। तो 6 7 5 4 गुणे 100 - 6 किया हमने, फिर दोनों को अलग अलग लिखा हमने। तो अलग अलग लिखा जब हमने, तो इसका गुणा इतने करेंगे, फिर माइनस इतने उसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। अब देखो गुणा करने पे ये आया, दोनों का आपस में जोड़ेंगे, 63 48 76 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह चौथा भी हल कर लेंगे। चौथे में देखो ये दिया है, ये दिया है। अब इसको भी प्लस करेंगे, इसे अलग कर लेंगे, अलग करने के बाद अलग अलग गुणा कर देंगे, फिर दोनों को आपस में जोड़ के ये आपका आंसर हो गया। तो आपका अभ्यास C दूसरे का C कक्षा 6 का आपका समाप्त हुआ। बच्चों धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम जानेंगे कक्षा 6 अभ्यास D का अभ्यास प्रश्न, उसको हम सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम कुछ इसके नियम जान लेते हैं। तो पूर्ण संख्याओं में विभाजन मतलब पूर्ण संख्याओं में भाग, तो इसके क्या नियम है बताने जा रहा हूँ मैं आपको। देखो अगर किसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। और दूसरा जो है किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये तीसरा, किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जीरो भी एक पूर्ण संख्या है, जीरो में किसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर 0 ही प्राप्त होता है। और किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग देने पर यह अपरिभाषित है, मतलब किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो 1 आता है। जैसे अगर हम 2 से भाग देंगे तो 2 क्या 2 आएगा, लेकिन 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता, इसलिए यह अपरिभाषित है। और किसी पूर्ण संख्या में किसी दूसरी पूर्ण संख्या, मतलब जो पहली पूर्ण संख्या है वह दूसरी पूर्ण संख्या से छोटी है, तो उसे भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, मतलब यह संवरक
प्रगुण का पालन नहीं करता। मतलब किसी पूर्ण संख्या में किसी पूर्ण संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2D का पहला प्रश्न, इसमें संख्या रेखा दिया हुआ है, इसको आपको पूछा है निम्न संख्या रेखा द्वारा विभाजित तथ्य को बताइए। ठीक है, तो देखो इसमें पहले 0 से स्टार्ट किया है, 2, 2 से फिर 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12। तो मतलब इसमें 2 2 का अंतर है, तो इसमें 2 से भाग दिया हुआ है। तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, हल 12/2 बराबर 6, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 13/3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 बराबर 21, अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। मतलब इसमें जो प्रश्न पूछा है उसी के आधार पर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसको आपको हल करना है। तो देखो इसमें लिखा है 56/8, तो इसको हम 56/8 बराबर 7 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 8, ठीक है, गुणे 7 बराबर 56। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी तो 11 गुणे 6 बराबर 66। ठीक है, अब जो तीसरा प्रश्न पूछा हुआ इसमें दिया है 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो इसमें एक संख्या 13 है, तो उसको क्या करेंगे हम 117 को लिखेंगे और 13 से हम भाग कर देंगे, तो भागे 13। तो 13 में 117 में 13 से भाग देंगे तो आपका कितना आंसर आएगा 9। तो 13 9 117 होता है। तो हम इसको गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे, गुणा के रूप में लिखेंगे 13 गुणे 9 बराबर 117, ये हो गया आपका। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। इसमें दिया है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसमें पूछा है कि अगर क्या ऐसी कोई संख्या है जो उसी संख्या से उसी संख्या में भाग देने पर वही आंसर प्राप्त होता है। तो लिखेंगे आप हाँ लिखेंगे आंसर हाँ, वह संख्या कौन सी है आपकी 1 है। अगर 1 से 1 में हम भाग देते हैं तो आपको आंसर 1 ही होता है। ठीक है, अब पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न लिखा है क्या 2 विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। मतलब इसमें पूछा है कि शून्य से बड़ी कोई 2 संख्याएं हैं जिसको एक पहली संख्या से दूसरी संख्या में भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही क्या दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग देने पर वही भागफल प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे नहीं। इसमें पूछा है शून्योत्तर, मतलब शून्य भी होना चाहिए और उससे बड़ी भी होना चाहिए। शून्योत्तर मतलब हम मान लेते हैं 10। ठीक है, 10/5, तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। ठीक है, अब यहीं अगर हम 5/10 कर देंगे तो आपका 0.5 आंसर आएगा। ठीक है, तो मतलब देखो अगर पहली संख्या में दूसरे से भाग दिए 2 आया और दूसरी संख्या में पहली से भाग दिए तो आपका 0.5 आया, मतलब यह नहीं है। ठीक है,
आपका ये अभ्यास खत्म हुआ। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताने वाला हूँ जो दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा में, जो छात्रवृत्ति परीक्षा होती है उससे रिलेटेड कुछ, उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी दिया हुआ है। तो मैं आपको उसको सॉल्व करके बता देता हूँ, और उसको भी आप अगर कोई एग्ज़ाम में फॉर्म भरता है तो उसके लिए वो उपयोगी होगा। शुरू करते हैं। उसको भी लिखा है ठीक अभ्यास प्रश्न के नीचे देखो लिखा है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं। देखो दिया है ना, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा प्रश्न। इसमें दिया 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या का जिसे उस संख्या को कहते हैं जो केवल स्वयं से विभाजित होती है, बाकी किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें दिया 80 से 90 के बीच अभाज्य संख्या बताइए। ठीक है, तो 81, 83, 81, 89, 83, 87 और 83, 89। ठीक है, देखो 81 जो आपका 9 से कट जाएगा, ये भी 81 9 से कट जाएगा, 83 आपका नहीं कटेगा और 87 आपका 29 से कट जाएगा। जैसे 3 से भाग देंगे हम, 3 दूनी 6, हाँ बचा 2 27 हो गया, और 3 9 27, आपका 29 कट जाएगा। तो आपका ये आंसर आपका ये दोनों ये ठीक है। ये तो ना तो किसी, ये भी किसी संख्या से नहीं कटेगा और ये भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसमें पूछा है इस प्रश्न को में 5 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप से एक पद से अन्य चारों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद को उत्तर एवं संगत प्रश्न को वृत्त से घेरिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, 6 और 3 18। अगर 6 से 3 में गुणा करेंगे 18 आएगा। इसमें 9 3 27, 9 से 3 में गुणा करेंगे 27 आएगा। 8 7 56, 8 से 7 में गुणा करेंगे 56 आएगा। 7 5, 7 से 5 में गुणा करेंगे 35 आएगा। 4 और 5, अगर 4 से 5 में गुणा करेंगे तो 20 आएगा। इसमें 26 दिया है, तो आपका आंसर यही रहेगा। इसी को आप वृत्त से घेर देंगे। इसमें एक प्रश्न और दिया गया है, मैं इसको भी बता देता हूँ आपको। इसमें तीसरा जो दिया हुआ है, तो दिए गए 5 विकल्पों में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पृष्ठ में लिखिए। ठीक है, तो देखो इसमें उत्तर दिया हुआ है ग होगा। ग कैसे होगा अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसे निकालते हैं इसको। देखो इसमें दिया है 196, 169, 144, 121 और 100। तो इसको हम देखो ऐसे करेंगे, मैं बताता हूँ सॉल्व करके। देखो अब अगर हम 196 में से 169 को घटाएंगे, सॉरी 169 है, देखो 16 में से 9 गए, 7 बचे, और यहाँ बचे 2, 8 में से 6 गए, आपके 2 बचे। ठीक है, अब हम 169 में से 144 को घटाएंगे, तो 144 को घटाएंगे तो देखो 9 में से 4 गए 5, और यहाँ 6 में से 4 गए 2। अब उसी प्रकार 144 में से 121 को घटाएंगे हम, 144 माइनस 121, देखो 4 में से 1 गए 3, 4 में से 2 गए 2। ठीक है, अब उसी प्रकार 121 में से हम घटाएंगे 100 को घटाए हमने, तो यहाँ पे आएगा 21। ठीक है, तो देखो इसमें अंतर कैसे आ रहा है। देखो 27, 25, 23 और 21, मतलब 2 का अंतर है। 27 में 2 घटेगा तो 25 आएगा, 25 में 2 घटेगा 23, 23 में 2 घटेगा 21। तो 21 में 2 घटाएंगे 19, मतलब कि यहाँ पे जो संख्या आएगी उसको हम 100 में से 19 को घटा देंगे। 19 को हटाएंगे, सॉरी 19 है यहाँ पे, 19 को घटाएंगे तो देखो आपका आएगा 81। तो आपका आंसर देखो ग 81 आ गया ना।
यहाँ पे देखो ग 81 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब देख लो, जैसे कि अगर यहाँ से हम इसमें से मतलब कि पहली संख्या में से अगर 27 घटाएंगे, ठीक है, तो 169 आएगा। घटा के देख लो आप, 9 में से 16 में से 7 गए 9, और 8 में से 2 गए 6, और इसका आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये लेसन समाप्त हुआ आज का। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अभ्यास 3 की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।